नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में थोड़ी गहराई से बात करने जा रहे हैं जिनका नाम इतिहास में अमर है, महात्मा गांधी। हाँ, बिल्कुल। हमारी चर्चा का आधार है महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा की कहानी। इसी सामग्री से हमने कुछ खास बातें ली हैं। आज 2 अक्टूबर भी है, गांधी जयंती। पूरा देश राष्ट्रपिता को याद कर रहा है। सही बात है। तो हमारा इरादा सिर्फ उनकी जीवनी पढ़ना नहीं है, बल्कि उस सोच को, उस दर्शन को समझना है जिसने दुनिया को अहिंसक प्रतिरोध का एक नया रास्ता दिखाया। हाँ, और वो भी उतना शक्तिशाली रास्ता। बिल्कुल। तो हम इन स्रोतों की मदद से उनके जीवन के अहम मोड़, उनके सिद्धांत और उनका क्या असर रहा, ये समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी एक व्यक्ति के महात्मा बनने की तो है ही, लेकिन उससे भी बढ़कर ये सत्य और अहिंसा की ताकत की कहानी है जिसे गांधी जी ने जी कर दिखाया। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, आज भी ये सवाल उतना ही अहम है कि उनके सिद्धांत, सत्य और अहिंसा इतने साल बाद भी दुनिया भर में आंदोलनों को, बदलाव की कोशिशों को राह क्यों दिखा रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। तो आज हम इसी पर ध्यान देंगे कि उनके अपने अनुभव, उनकी जिंदगी की घटनाएं कैसे उनके इस मजबूत दर्शन का आधार बनी और आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है, क्या महत्व है। तो फिर कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, वहीं से बात पकड़ में आएगी। 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, गुजरात। यहीं मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी, जैसा कि हमें पता चलता है स्रोत से, पोरबंदर रियासत के दीवान थे। मतलब उस जमाने के हिसाब से एक बड़ा प्रशासनिक पद था ये। जिम्मेदारी वाला पद था। और उनकी माँ पुतलीबाई, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत धार्मिक थीं, परंपराओं को मानने वाली, गहरी आस्था वाली महिला थी। माँ का असर तो बहुत गहरा पड़ता है। हाँ, और दिलचस्प बात ये है कि स्रोत बताते हैं कि मोहनदास बचपन में बहुत शर्मीले थे, औसत छात्र थे, ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। अच्छा। लेकिन एक चीज उनमें बचपन से थी, सच के प्रति लगाव। एक घटना का जिक्र आता है अक्सर, यहाँ भी है, कि कैसे बचपन में दोस्तों के कहने पर कुछ गलत किया पर फिर सच मान लिया। हाँ, वो स्वीकार कर लिया। हाँ, और फिर कभी झूठ न बोलने का प्रण भी लिया। ये छोटी बात है, पर उनके चरित्र की एक झलक देती है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें ही नींव बनाती हैं। और उनकी माँ का असर, उनके नियमित व्रत, उपवास, प्रार्थनाएं, शायद अनजाने में ही मोहनदास में आत्मानुशासन, त्याग और सच के लिए सम्मान के बीच पड़ गए। और यहीं से देखिए उनके भविष्य के दर्शन की जमीन तैयार होती है। ये बचपन के अनुभव सिर्फ यादें नहीं हैं, ये उनके मूल्यों की बुनियाद हैं। हाँ, सच पर ये जोर ही आगे चलकर उनका वो महान सिद्धांत बना कि सत्य ही ईश्वर है। अच्छा। इसी तरह माँ से जो सीखा, आत्मसंयम, अनुशासन, उसी ने वो नैतिक बल दिया जो बाद में सत्याग्रह जैसे आंदोलनों के लिए जरूरी साबित हुआ। तो स्रोत साफ इशारा करते हैं कि उनके दर्शन की जड़ें बचपन के इन्हीं अनुभवों में हैं। तो बचपन ने नींव रखी, लेकिन मोहनदास के विचारों को दुनिया भर में पहचान मिली उनकी आगे की पढ़ाई और फिर दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों से। हाँ, वो बहुत बड़ा मोड़ था। उन्होंने इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई की, बैरिस्टर बने, पर उनकी जिंदगी का और शायद दुनिया के इतिहास का भी एक अहम मोड़ तब आया जब वे एक कानूनी काम के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। जी। वहाँ, जैसा कि स्रोत में विस्तार से बताया गया है, उनके साथ वो मशहूर घटना हुई, ट्रेन वाली। हाँ, वो पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन वाली घटना। हाँ, डर्बन से प्रिटोरिया जा रहे थे, फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन सिर्फ उनके भारतीय होने की वजह से, उनके रंग की वजह से उन्हें जबरदस्ती डिब्बे से उतारकर बाहर फेंक दिया गया। सोचिए जरा, वो सर्द रात, वो अपमान, वो अन्याय का साक्षात रूप। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत बेइज्जती नहीं थी, ये नस्लीय भेदभाव की क्रूर सच्चाई से उनका पहला सीधा सामना था। और इसी घटना ने उनके अंदर कुछ बदल दिया। हाँ, कहते हैं उसी रात उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया। और देखिए कैसे एक निजी अपमान एक सार्वजनिक, एक ऐतिहासिक लड़ाई बन गया। दक्षिण अफ्रीका ही वो प्रयोगशाला बनी जहां गांधी जी ने पहली बार अपने 2 सबसे शक्तिशाली हथियार आजमाए, सत्याग्रह और अहिंसा। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। हाँ, अन्याय के खिलाफ डटे रहना, लेकिन बिना हिंसा के, पूरी तरह अहिंसक। और अहिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट न करना नहीं। हाँ, मन से भी, वचन से भी। बिल्कुल, मन, वचन, कर्म, तीनों स्तर पर हिंसा का त्याग। स्रोत के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने वहां के भारतीय समुदाय को एकजुट किया,
भेदभाव हरे कानूनों के खिलाफ शांति से प्रदर्शन किए, जेल भी गए। हाँ, कई बार गए। और कई छोटी बड़ी सफलताएं भी मिली। इन अनुभवों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सत्य और अहिंसा सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये असल में शक्तिशाली राजनीतिक हथियार भी हैं। उन्हें यकीन हो गया कि यही रास्ता भारत की आजादी के लिए भी काम आ सकता है। ये तो वाकई एक टर्निंग पॉइंट था। फिर 1915 में दक्षिण अमेरिका में करीब 20 साल बिताने के बाद गांधी जी भारत लौटे। जी। उस समय भारत की हालत बिल्कुल अलग थी। अंग्रेजी हुकूमत की पकड़ मजबूत थी और आजादी का आंदोलन ज्यादातर पढ़े लिखे ऊंचे तबके तक ही था। हाँ, आम जनता से कटा हुआ था थोड़ा। गांधी जी ने आते ही सबसे पहला काम किया आम लोगों से जुड़ने का। पूरे भारत में घूमे, रेल के तीसरे दर्जे में सफर किया, किसानों, मजदूरों, गरीबों की हालत अपनी आंखों से देखी, उनके दुख दर्द को महसूस किया। ये बहुत जरूरी था, जमीन से जुड़ना। और फिर उन्होंने जमीनी स्तर पर काम शुरू किया। स्रोत में उनके शुरुआती आंदोलनों का खास जिक्र है, जैसे 1917 का चंपारण सत्याग्रह। हाँ, बिहार में, जहां उन्होंने किसानों को अंग्रेजों की नील की खेती की जबरदस्ती से मुक्ति दिलाई। फिर अहमदाबाद के मिल मजदूरों की बेहतर मजदूरी के लिए सफल हड़ताल करवाई। और खेड़ा में जब फसल खराब हो गई तब भी लगान वसूली के खिलाफ किसानों का साथ दिया। खेड़ा सत्याग्रह। हाँ। इन शुरुआती सफलताओं ने ही उन्हें पूरे देश में पहचान दिलाई और वो आम जनता के नेता, महात्मा बनने लगे। बिल्कुल। और इन शुरुआती आंदोलनों का रणनीतिक महत्व देखिए। ये गांधी जी के लिए भारतीय जमीन पर सत्याग्रह के सिद्धांतों को टेस्ट करने जैसा था। हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने दिखाया कि कैसे बिना हिंसा के संगठित होकर आत्मबल से अपनी सही मांगे रखी जा सकती हैं और मनवाई भी जा सकती हैं। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि इन आंदोलनों की एक बड़ी कामयाबी ये थी कि इन्होंने समाज के अलग अलग लोगों को, किसान, मजदूर, औरतें, नौजवान, सबको स्वतंत्रता आंदोलन से सीधे जोड़ा। हाँ, वो जन आंदोलन बन गया। सही कहा। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई को कुछ इलीट लोगों के दायरे से निकालकर आम जनता का आंदोलन बना दिया। हाँ, ये जरूर है कि सत्याग्रह जैसी नई बात समझाना, लोगों को पूरी तरह अहिंसक रखना, ये आसान नहीं था। चुनौतियां थीं जिसका जिक्र मिलता है। बिल्कुल, जन आंदोलन बनाना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और इसी ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन हमें 1930 के दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह में देखने को मिलता है। हाँ, वो तो ऐतिहासिक था। जैसा कि स्रोत हमें समझाता है, ये सिर्फ नमक बनाने पर लगे अंग्रेजी कानून को तोड़ने की बात नहीं थी। नमक एक ऐसी चीज थी जो हर भारतीय की जिंदगी से जुड़ी थी, अमीर हो या गरीब। सही। उस पर टैक्स लगाकर अंग्रेजी सरकार ने अन्याय किया था। गांधी जी ने इसी अन्याय के प्रतीक को चुना और इसे ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी मगर पूरी तरह अहिंसक चुनौती में बदल दिया। क्या कमाल की रणनीति थी। सोचिए, साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ शुरू हुई यात्रा दांडी तट पहुंचते पहुंचते हजारों का कारवां बन गई। और जब गांधी जी ने समुद्र किनारे नमक बनाकर कानून तोड़ा तो जैसे पूरे देश में सविनय अवज्ञा मतलब सिविल डिसोबीडियंस की लहर दौड़ पड़ी। हाँ, हर जगह लोग बाहर निकल आए। जगह जगह लोगों ने नमक कानून तोड़ा, शांति से प्रदर्शन किए, लाठियां खाई, जेल गए, पर हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। यही उनके मूल सिद्धांत बिल्कुल साफ दिखते हैं। सत्य ही ईश्वर है और अहिंसा परमो धर्मः। उन्होंने प्रेम, शांति और आत्म पीड़ा के रास्ते आजादी की लड़ाई लड़ी। दांडी यात्रा का प्रतीकात्मक और रणनीतिक महत्व समझने लायक है। जैसे आपने कहा, नमक हर घर से जुड़ा था। इसे मुद्दा बनाकर गांधी जी ने आजादी की लड़ाई को हर भारतीय की अपनी लड़ाई बना दिया। हाँ। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये उनके दर्शन का प्रैक्टिकल रूप था। सत्य, नमक पर हमारा हक के लिए आग्रह, कानून तोड़ना, और वो भी पूरी तरह अहिंसक तरीके से। स्रोत बताता है कि इस आंदोलन ने दुनिया भर का ध्यान खींचा। एक अकेले दुबले पतले इंसान को दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को इस अनोखे ढंग से चुनौती देख लोग हैरान रह गए। हाँ, वो छवि तो बहुत मशहूर है। उन्होंने जानबूझकर अहिंसक रास्ता चुना क्योंकि उनका मानना था कि गलत साधनों से कभी सही मकसद हासिल नहीं हो सकता। ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये नैतिक बल की लड़ाई थी, आत्मा की आवाज की लड़ाई। सही कहा, ये सिर्फ राजनीतिक आजादी की लड़ाई नहीं थी। गांधी जी का सपना इससे कहीं बड़ा था। स्रोत इस बात को साफ करता है कि वे राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक स्वतंत्रता और बराबरी पर भी उतना ही जोर देते थे। हाँ,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत में गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी आवाज उठाई। छुआछूत को उन्होंने समाज का कलंक कहा और इसे मिटाने के लिए बहुत कोशिश की। दलितों को हरिजन यानी ईश्वर के लोग कहा। जातिवाद के बंधनों को तोड़ने की बात की, महिलाओं की स्थिति सुधारने, उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने और आज़ादी की लड़ाई में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। उनके लेखों में, भाषणों में, उनके काम में ये सामाजिक चिंताएं साफ दिखती हैं। हाँ, बिल्कुल। वो एक ऐसे आज़ाद भारत का सपना देखते थे जो अंदर से भी मजबूत हो, न्यायपूर्ण हो और समान हो। यही उनके विजन की समग्रता थी, दूरदर्शिता थी। वे समझते थे कि सिर्फ अंग्रेजों के जाने से सच्ची आजादी नहीं मिलेगी। अगर देश अंदर से जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बटा रहा, अगर समाज में अन्याय और भेदभाव बना रहा, तो वो स्वराज अधूरा होगा। सही। उनके लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू थे, अलग नहीं किए जा सकते थे। स्रोत ये भी बताता है कि इन सामाजिक सुधारों के रास्ते में उन्हें कई बार अपने ही लोगों का विरोध झेलना पड़ा। हाँ, पुरानी मान्यताएं तोड़ना आसान नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि ये सदियों पुरानी मान्यताओं और कुछ लोगों के स्वार्थों पर चोट थी। लेकिन वे अपने रास्ते पर टिके रहे, क्योंकि वे जानते थे कि एक स्वस्थ और मजबूत देश की नींव सामाजिक बराबरी और न्याय पर ही रखी जा सकती है। इतने महान जीवन और इतनी बड़ी लड़ाई का अंत हालांकि बहुत दुखद रहा, त्रासद। हाँ। देश आजाद हो चुका था, लेकिन बंटवारे का दर्द भी साथ आया था। उसी माहौल में 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी दिल्ली में एक प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। कहते हैं उनके मुंह से निकले आखिरी शब्द थे, हे राम जी। आज वे शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका जीवन दर्शन, सत्य और अहिंसा का उनका संदेश, वो आज भी जिंदा है। बिल्कुल। ये न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में शांति, न्याय और मानवाधिकारों के लिए लड़ने वालों को प्रेरणा देता है। उनकी स्थायी विरासत यही है। उनका जीवन खुद एक संदेश बन गया। उन्होंने साबित किया कि बिना हथियारों के सिर्फ नैतिक बल, आत्मबल और सत्य के सहारे भी दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को झुकाया जा सकता है। स्रोत उनकी वैश्विक प्रासंगिकता पर भी जोर देता है। कैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर नेल्सन मंडेला तक दुनिया भर के कितने ही नेताओं और आंदोलनों ने गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध के रास्ते से प्रेरणा ली। हाँ, ये सच है। ये विडंबना ही है कि जीवन भर अहिंसा सिखाने वाले महापुरुष का अंत हिंसा से हुआ, पर शायद यही उनके संदेश को और भी ज्यादा अहम बना देता है। तो आज हमने महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा की कहानी से मिली जानकारी के आधार पर गांधी जी के जीवन के कुछ बहुत अहम पड़ावों और विचारों को समझने की कोशिश की। जी। हमने देखा कि कैसे एक साधारण शर्मीला बच्चा अपने अनुभवों से, अपनी अंदरूनी ताकत से, सच के प्रति अटूट लगन और अहिंसा के अनोखे प्रयोग से एक इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो यही है कि सत्य और अहिंसा में बहुत ताकत है, अकल्पनीय शक्ति। सही। गांधी जयंती का ये दिन हमें सिर्फ उन्हें याद करने का नहीं, बल्कि उनके दिखाए इन मूल्यों पर चलने और उन्हें अपने जीवन में उतारने का मौका भी देता है। और इसी बात पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो इस सामग्री के अध्ययन से मेरे मन में आया है। हाँ, जरूर। स्रोत हमें विस्तार से बताता है कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का उपयोग करके कैसे राजनीतिक आजादी हासिल की और बड़े सामाजिक सुधारों की नींव रखी। यहाँ एक अहम सवाल उठता है। आज के समय में जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने समाज में, अपने काम की जगह पर छोटे बड़े टकराव, अन्याय या मतभेदों का सामना करते हैं, तो क्या हम सत्य और अहिंसा के इन्हीं सिद्धांतों को किसी भी रूप में लागू कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। इन सिद्धांतों की आज हमारे लिए क्या व्यवहारिकता हो सकती है? इस प्रश्न पर सोचना शायद गांधी जी के जीवन और उनके संदेश को सही मायने में समझना होगा।